नमस्कार, मैं हूं अनीता और आप देख रहे हैं मैं भी भारत का न्यूज बुलेटिन आदिवासी डेली। आज के बुलेटिन में आपको दिखाएंगे त्रिपुरा में टिपरा मोथा की चर्चा बीजेपी को दे सकती है समर्थन। झारखंड में सरना धर्म कोड की मांग तेज, केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ आदिवासियों का मोर्चा। छत्तीसगढ़ बजट में आदिवासी बच्चों को शिक्षा में मिलेगा लाभ और मध्य प्रदेश में वन अधिकार दावों के लिए बनाए गए वन मित्र पोर्टल पर सवाल। एमबीबी पोल में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए आदिवासियों को जंगल से बाहर निकालने पर करेंगे चर्चा और अस्मिता और अधिकार में बताएंगे नारी शक्ति के बारे में। तो शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। त्रिपुरा में बीजेपी को समर्थन देगी टिपरा मोथा, प्रद्योत किशोर की अमित शाह से मुलाकात की खबरें। झारखंड में केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ आदिवासियों ने खोला मोर्चा। आदिवासी बचाओ महारैली में सरना धर्म कोड की मांग, कुर्मी का किया विरोध। छत्तीसगढ़ बजट में आदिवासी छात्रों के लिए बड़ी घोषणाएं, वन अधिनियम और आदिवासी परब सम्मान निधि के लिए प्रावधान। मध्य प्रदेश में वन मित्र पोर्टल पर सवाल, वनाधिकार लागू होने के बाद से अब तक 77% दावे खारिज। एमबीबी पोल में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए आदिवासियों को जंगल से बाहर निकाले जाने और उनके अधिकारों पर करेंगे चर्चा। और अब खबरें विस्तार से। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से और खबर है त्रिपुरा से। त्रिपुरा से खबर है कि टिपरा मोथा के नेता प्रद्योत किशोर माणिक्य राज्य में बीजेपी की सरकार को समर्थन देने का मन बना चुके हैं। इस सिलसिले में जल्द ही उनकी मुलाकात अमित शाह से होगी। बीजेपी के हवाले से आई खबरों में ये दावा किया गया था। 3 मार्च यानी शुक्रवार को ही हमने ये बताया था कि टिपरा मोथा बीजेपी के साथ सरकार में जाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। टिपरा मोथा के एक वरिष्ठ नेता ने एमबीबी को बताया था कि नए विधायकों की बैठक में नेता विपक्ष या फिर किसी और रणनीति की चर्चा नहीं हुई थी। इस नेता ने ये दावा भी किया था कि टिपरा मोथा के सामने 2 ही विकल्प बचे हैं। इनमें पहला विकल्प बीजेपी के साथ सरकार में शामिल होने का है और दूसरा विकल्प पार्टी को बिखरते हुए देखने का। राज्य में बीजेपी ने 32 सीटें जीतकर बहुमत हासिल कर लिया है। फिर भी बीजेपी की जीत से ज्यादा राज्य में टिपरा मोथा पार्टी की चर्चा है, जो 2 साल पहले ही बनी थी और इस साल के चुनाव में 13 सीटें जीतकर टिपरा मोथा ने अपनी जोरदार मौजूदगी दर्ज कराई है। अपने पहले विधानसभा चुनाव में टिपरा मोथा दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। ऐसे में लगातार एक सवाल उठ रहा है कि चुनाव से पहले खुद को किंग मेकर बताने वाली टिपरा मोथा क्या बीजेपी के साथ सरकार में शामिल होगी या कांग्रेस और लेफ्ट के साथ विपक्ष में बैठेगी। दरअसल ये सवाल खुद टिपरा मोथा सुप्रीमो प्रद्योत माणिक्य के बयानों के बाद खड़े हुए हैं। रविवार को उन्होंने कहा कि वो बीजेपी के साथ आमने सामने बैठक करने के लिए तैयार हैं ताकि समस्याओं का संवैधानिक समाधान निकाला जा सके। हालांकि पार्टी ने सरकार में शामिल होने के बीजेपी के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। देव वर्मा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में कहा, हम भी बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन के लिए बात करने के लिए तैयार हैं। अगर आप हमें बुलाएंगे, हम लोग हानि बुसा है, हम लोग भूमि पुत्र हैं। अगर आप हमें सम्मान देंगे, अगर आप हमें सम्मान से बुलाएंगे तो हम आएंगे। और अगर आप हमें बुलाएंगे क्योंकि हमें कुछ पोस्ट ऑफर करना है, तब नहीं। टिपरा मोथा इसके लिए नहीं बना था। टिपरा मोथा कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन के लिए बना था। तो मेरा रिस्पॉन्स है, आप सम्मान से बुलाइए और कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन के बारे में बात कीजिए। हम आमने सामने बैठकर बात करेंगे, लेकिन आपको हमें सम्मान देना पड़ेगा। और जो हमारा अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, हमारी जमीन का, हमारे पॉलिटिकल राइट्स का, हमारे इकोनॉमिक राइट्स का, हमारा भाषा का, हमारा समाजपति का, आपको वो हमारा बात सुनना पड़ेगा। दरअसल बीजेपी ने टिपरा मोथा को सरकार में शामिल होने का प्रस्ताव दिया था।
शनिवार को असम के मुख्यमंत्री और नेडा के संयोजक हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा था कि केंद्र और त्रिपुरा में नई सरकार को टिपरामोथा द्वारा उठाए गए मुद्दों को हल करने की जरूरत है। शर्मा ने कहा कि त्रिपुरा राज्य को विभाजित किए बिना हम आदिवासी लोगों की शिकायतों को हल करने के लिए उनके साथ बैठकर बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम ग्रेटर टिपरालैंड की बात नहीं कर सकते। उधर विपक्ष में बैठने के सवाल पर प्रद्योत माणिक्य ने कहा था कि हम विपक्ष में बैठेंगे तो जरूर, लेकिन लेफ्ट और कांग्रेस के साथ नहीं। प्रद्योत किशोर माणिक्य की बातों से ऐसा संकेत मिल रहा है कि फिलहाल उनकी पार्टी टिपरामोथा बीजेपी को समर्थन की चिट्ठी तो देगी, लेकिन सरकार में शायद अभी शामिल ना हो। लेकिन बीजेपी टिपरामोथा पर सरकार में शामिल होने का दबाव बना सकती है। और इस खबर पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अगरतला से एमबीबी संवाददाता सेलेन। इस तरह की खबरें आ रही हैं कि टिपरामोथा बीजेपी सरकार का समर्थन करेगी। खबरों से ये लग रहा है कि ये मामला तय हो चुका है, सिर्फ एक औपचारिक घोषणा करना बाकी रह गया है। एक्चुअली देखिए, एक बात यह है कि त्रिपुरा में 60 सीटों में से सरकार बनाने के लिए किसी पार्टी को 31 सीट मिलने से सरकार बन सकती है। तो बीजेपी ने ऑलरेडी 32 प्लस आईपीएफटी के साथ गठबंधन होकर आईपीएफटी को एक सीट मिला है, तो 33 ऑलरेडी उन लोगों का सीट जो है। लेकिन अभी भी बीजेपी थोड़ा घबरा रही है, क्योंकि 33 सीट लेके अगर सरकार में आएंगे तो आने वाले दिन में बहुत प्रॉब्लम हो सकते हैं बीजेपी को, क्योंकि असेंबली में अगर किसी बिल को पास करना है तो 1/3 मेजोरिटी जरूर चाहिए। उसके साथ साथ 33 सीटों में से अगर कोई भी बीजेपी का एमएलए हो या आईपीएफटी का एमएलए अगर कोई भी किसी कारण में अगर छोड़ देंगे तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए अभी तक जहां 2 तारीख को रिजल्ट हो चुकी है, ऑलरेडी लोगों को पता चल चुकी है, लेकिन अभी तक सरकार अकेला बनाएंगे या किसी को साथ लेके बनाएंगे ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। तो हम लोगों के पास ये खबर है कि आने वाले 8 तारीख को बीजेपी का एक बड़ा सा रैली ऑर्गेनाइज करके यहाँ का मुख्यमंत्री जो है और मंत्रिसभा किस किस को मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर मिल सकती है, वो सब को लेके एक वोट टेकिंग सेरेमनी होगा यहाँ अगरतला आस्थापुर में। और वोट टेकिंग सेरेमनी में देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह जी भी आएंगे। तो प्रिपरेशन ऑलरेडी चल रहा है और एक दिन बाद ही है। लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हो रहा है कि बीजेपी किसके साथ सरकार बनाएंगे या किसके साथ। मतलब एक तो है यहाँ का त्रिपुरा में जो इलेक्शन हुआ है ट्रायंगल में हुआ है, एक तो है बीजेपी, दूसरी तरफ सीपीएम कांग्रेस का गठबंधन, तीसरी तरफ है टिपरामोथा जो अकेले सरकार में अकेले इलेक्शन में लड़ रही है। तो बीजेपी तो कभी सीपीएम के साथ जाएंगे नहीं और कांग्रेस और सीपीएम भी कभी बीजेपी के साथ जाएंगे नहीं। तो ऑप्शन एक ही है, जो वो है टिपरामोथा। तो अब टिपरामोथा की तरफ से भी हो या बीजेपी की तरफ से भी हो, ऑफिशियली कुछ बताया तो नहीं, फिर भी त्रिपुरा में ये चर्चा जरूर हो रहा है कि आने वाले दिन में अगर बीजेपी सरकार बनाएंगे तो टिपरामोथा को साथ लेके ही बनाएंगे। क्योंकि कुछ दिन पहले सोशल मीडिया की थ्रू हम लोगों को ये देखना मिला है कि त्रिपुरा में असम का मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा जी आए थे। तो मीडिया की एक क्वेश्चंस में हेमंत बिश्व शर्मा जी ने ये बताया थे कि टिपरामोथा के साथ बात करने के लिए तैयार है, वो भी ग्रेटर त्रिपुरा को छोड़ के जो यहाँ का जनजाति लोग हो, तिपरासा लोगों की वेलफेयर की बात करेंगे तो टिपरामोथा के साथ जरूर बात करेंगे। हेमंत बिश्व शर्मा जी का ये स्टेटमेंट को ऑलरेडी यहाँ का टिपरामोथा का जो चेयरमैन है महाराजा प्रद्योत किशोर माणिक्य जी, वो ऑलरेडी रिप्लाई दिया है सोशल मीडिया थ्रू। उन्होंने बताया था कि ग्रेटर त्रिपुरा को छोड़ के किसी के साथ बात नहीं करेंगे। और एक बात है कि जो यहाँ का तिपरासा लोग है, जनजाति लोग है, उन लोगों के जो संवैधानिक जो अधिकार है, अधिकार को लेके अगर कोई भी पार्टी बात करके राइटिंग में देंगे फिर बात करेंगे। और एक बात महाराजा प्रद्योत जी ने ये सब बता दिया है कि टिपरामोथा पुश के लिए या सरकार बनाने के लिए मैदान में नहीं निकला था, टिपरामोथा बना था यहाँ का जनजाति और तिपरासा लोगों को संवैधानिक अधिकार देने के लिए। सेलेन, बीजेपी चुनाव से पहले भी ये साफ कर चुकी है कि वो ग्रेटर टिपरालैंड का समर्थन नहीं करेगी
और लगातार अभी भी इस तरह के बयान बीजेपी दे रही है। लेकिन इसके बावजूद क्या लगता है आपको कि क्या दबाव है टिपरा मोथा पर कि वो अपनी सबसे बड़ी मांग यानी ग्रेटर टिपरा लैंड की मांग को छोड़कर बीजेपी के साथ जाती हुई दिख रही है या जाने का मन बना चुकी है? एक्चुअली त्रिपुरा में ऑलरेडी 2 साल पहले यहाँ का जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का इलेक्शन हुआ था, तब ऑलरेडी त्रिपुरा मोथा अकेले ही ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में बैठी है। तो एक तो है त्रिपुरा स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ही है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। अगर अलग से कोई भी पार्टी या त्रिपुरा मोथा हो, जो कोई भी पार्टी हो, अलग से एडीसी एरिया को अगर डेवलपमेंट करना है तो जो स्टेट गवर्नमेंट का जरूर सहायता चाहिए। तो अभी ये भी हो सकता है कि अगर ग्रेटर त्रिपुरा ना भी हो तो, और एक बात है कि एडीसी को अगर डायरेक्ट फंड दे देंगे, और इलेक्शंस के पहले ऑलरेडी बीजेपी ने बार बार ये कहा था कि टीटीसी मतलब टेरिटोरियल त्रिपुरा टेरिटोरियल काउंसिल। तो अगर इलेक्शन से पहले अगर बीजेपी टेरिटोरियल काउंसिल देने के लिए तैयार हो गई थी, तो अभी इलेक्शंस के बाद अभी भी टेरिटोरियल काउंसिल से अगर महाराजा खुद बीजेपी के साथ सरकार बनाने के लिए समर्थन हो जाएंगे, तो कोई ये वजह ही नहीं होगा कि इलेक्शन में लड़ी है। तो शायद टेरिटोरियल काउंसिल के बिना और भी जो संवैधानिक अधिकार के लिए, जैसे कि महाराजा फेसबुक में लाइव आके बोले थे कि यहाँ का जमीन हो, यहाँ का जो राजनीतिक जो अधिकार हो, वो सब कुछ लेके अगर कोई बात करेंगे तो बीजेपी या किसी के साथ सरकार में आ सकती है। और एक बात है कि इलेक्शंस खत्म होने के बाद जब रिजल्ट आई थी, रिजल्ट आने के बाद त्रिपुरा में अभी तक बहुत सारे वायलेंस हो गए हैं, राजनीतिक वायलेंस। तो वायलेंस में जैसे कि त्रिपुरा में ट्रायंगल इलेक्शन हुई थी, बीजेपी की तरफ से डायरेक्ट त्रिपुरा माथा को अटैक, मतलब प्रेस मीट हो या किसी मंत्री हो या बीजेपी का कोई नेता हो, अगर किसी को वायलेंस के बारे में कोई पूछे तो बीजेपी डायरेक्टली त्रिपुरा माता को नहीं बोल रहा है। और दूसरी तरफ है सीपीएम और कांग्रेस, जो आज ही त्रिपुरा का जो डायरेक्टर ऑफ जनरल पुलिस के पास जाके डेपुटेशन दिया है। सीपीएम कांग्रेस ने भी डायरेक्ट बीजेपी के ऊपर ही बोला है, मतलब बीजेपी त्रिपुरा माथा को और जो वायलेंस के लिए कोई कुछ नहीं बोल रहा है, डायरेक्ट अटैक नहीं कर रहा है, लेकिन त्रिपुरा में जो वायलेंस हो रहा है वो 90% ज्यादातर ट्राइबल एरिया में ज्यादा हो रहा है। तो एक बात क्लियर है कि बीजेपी भी चाह रहे हैं कि त्रिपुरा माता को साथ आने के लिए, इसलिए शायद वो जो वायलेंस हो या जो कोई भी हो, डायरेक्ट कुछ नहीं बोला है त्रिपुरा माता के ऊपर। सेलेन, इस साल के चुनाव में टिपरा मोथा ने 13 सीटें जीती हैं और ये सभी सीटें उन्हें जनजातीय इलाकों में मिली हैं। किस तरह की रिएक्शन की उम्मीद आप करते हैं, खासकर आदिवासी या जनजातीय इलाकों में, अगर टिपरा मोथा बीजेपी के साथ सरकार में शामिल होती है तो? एक्चुअली त्रिपुरा माथा जो त्रिपुरा में बना है वो त्रिपुरा की डेवलप के लिए बना है। तो अभी तक महाराजा जो जो कुछ बोल रहा है, महाराजा जो भी बोलता है, वो सब कुछ लेके ही त्रिपुरा लोग हो, यहाँ का जनजाति लोग महाराजा के साथ दे रहे हैं। तो पहले बात है तो ग्रेटर त्रिपुरा, अगर ग्रेटर त्रिपुरा ना भी हो, अगर महाराजा अगर बोलेंगे कि हाँ ग्रेटर त्रिपुरा के बिना ग्रेटर त्रिपुरा के लिए तो महाराजा फाइट करेंगे, लेकिन अभी हम लोगों को ये मिल गया है, हमारे जो संवैधानिक अधिकार मिलने के लिए जो जो चाहिए हम लोगों को मिल गए हैं। तो शायद महाराजा के ऊपर डिपेंड करेंगे, क्योंकि इलेक्शंस के टाइम भी हमने बहुत देखा है कि महाराजा जो भी बोलते हैं महाराजा के साथ दे रहा है त्रिपुरा से लोग। तो ये पिक्चर कल 7 तारीख या 8 तारीख की पहले शायद त्रिपुरा में पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि आने वाले दिन कौन किसकी बीजेपी के साथ कौन सरकार में आ रही है, कौन समर्थन कर रहे हैं। मतलब 8 तारीख को अगर और टेकिंग सेरेमनी होगा तो कल ही सब कुछ क्लियर हो जाएंगे पिक्चर। आपको बता दें, पूर्वोत्तर के 3 राज्यों त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में चुनाव के बाद अब शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां चल रही हैं। बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार 8 मार्च को त्रिपुरा में दूसरे कार्यकाल के लिए पद की शपथ लेगी, जबकि मेघालय और नागालैंड में 7 मार्च को नई सरकारें शपथ लेंगी। खबरों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेंगे। आपको बता दें, नागालैंड और त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार में वापसी हो रही है, तो मेघालय में बीजेपी
कोनराड संगमा के नेतृत्व में एनपीपी सरकार में सहयोगी के रूप में शामिल होगी। और अब त्रिपुरा से चलते हैं झारखंड। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। राज्य में सरना धर्म कोड की मांग और कुड़मी के विरोध में हजारों आदिवासियों ने हेमंत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रविवार को हजारों आदिवासियों ने आदिवासी बचाओ महारैली में हिस्सा लिया। कई आदिवासी संगठन अपने हक, अधिकार, सीएनटी, एसपीटी, पैसा कानून और सरना कोड लागू कराने को लेकर बड़ी संख्या में मोहराबादी मैदान में जुटे। रैली के दौरान पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव ने कहा, 5वीं अनुसूची का दर्जा प्राप्त करने के साथ साथ आदिवासी मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति आदिवासी के बावजूद ये दुर्भाग्य है कि आदिवासियों के हित में जितने भी कानून और प्रारूप बने वो हमारे हित में नहीं बने, क्योंकि 18 साल आदिवासी मुख्यमंत्री रहने के बावजूद ये दुर्दशा आज हमें झेलनी पड़ रही है। बीजेपी भी नहीं चाहती कि आदिवासियों का हित हो। अगर बात हेमंत सरकार की करें तो वो भी आदिवासियों के हित में काम नहीं कर रही। रैली में कुड़मी की एसटी सूची में शामिल करने की मांग का भी विरोध किया गया। आदिवासी संगठनों ने आरोप लगाया है कि कुड़मी समुदायों द्वारा आदिवासी दर्जे की मांग राजनीतिक प्रतिनिधित्व में अपना वर्चस्व स्थापित करने और आदिवासियों के लिए नौकरियों, शिक्षा में आरक्षण और उनकी जमीनें हड़पने का प्रयास है। रैली में संगठनों ने जनगणना में आदिवासियों के लिए एक अलग कॉलम और आदिवासियों के लिए विशेष धार्मिक स्थल के रूप में पारसनाथ पहाड़ियों की घोषणा की भी मांग की। और अब झारखंड से चलते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज विधानसभा में साल 2023-24 के लिए बजट पेश किया। ये भूपेश बघेल सरकार का इस कार्यकाल का आखिरी बजट है, क्योंकि इस साल के अंत में राज्य में विधानसभा के चुनाव होने हैं। उससे पहले मुख्यमंत्री ने इस साल 1,21,500 करोड़ रुपए का बजट रखा। इस बजट में अनुसूचित जनजाति के लिए कई घोषणाएं की गई। बजट में अनुसूचित जनजाति समुदायों के बच्चों की शिक्षा पर काफी जोर दिया गया है। बजट में अनुसूचित जनजाति के लिए छात्रावास आश्रम में रहकर पढ़ने वाले बच्चों को मिलने वाली शिष्यवृत्ति की राशि 1,000 रुपए महीने से बढ़ाकर 1,500 रुपए महीने करने, पोस्ट मैट्रिक छात्रावास में भोजन सहाय योजना के तहत मिलने वाली राशि को 700 रुपए से बढ़ाकर 1,200 रुपए महीना करने, मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना के लिए ग्राम पंचायतों को 5 करोड़ का अनुदान देने, मेडिकल इंजीनियरिंग जैसी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में वित्तीय सहायता के लिए मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना, वन अधिकार अधिनियम के लिए ग्राम वन समितियों को 5 करोड़ की सहायता राशि देने, विभागीय छात्रावासों और आश्रमों में सुविधाओं के लिए 100 करोड़ का प्रावधान, कबीरधाम में आदिवासी संग्रहालय और बस्तर में शहीद गुंडाधुर तीरंदाजी अकादमी जैसी घोषणाएं की गई। आपको बता दें, इस बजट में 33% खर्च अनुसूचित जनजाति के लिए रखा गया है। और अब आखिर में मध्य प्रदेश से बड़ी खबर। वन अधिकार पर हम लगातार आपको खबरें दिखा रही हैं। आज बात करेंगे मध्य प्रदेश की। वन अधिकार पट्टा देने की प्रक्रिया शुरू हुए 1.5 दशक से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन अब तक पट्टा आवंटन का काम पूरा नहीं हो पाया है। मध्य प्रदेश में हालात बेहद खराब हैं। यहाँ वन अधिकार कानून लागू होने से लेकर साल 2019 तक कुल 5,79,411 दावों में से केवल 2,24,624 दावों को ही मंजूरी मिल पाई थी। यानी 2019 तक राज्य में वन अधिकार दावों को खारिज करने की दर 61% थी। साल 2019 में मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश वन मित्र नामक एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया था। निरस्त आवेदनों पर पुनर्विचार के लिए यह पोर्टल खोला गया था। आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक राज्य में वन मित्र पोर्टल के माध्यम से संभागीय स्तर पर लगभग 1,74,525 व्यक्तिगत वनाधिकार दावे प्राप्त हुए।
इनमें से 1,51,929 दावों की समीक्षा की गई और 1,16,758 दावों को इस स्तर पर खारिज कर दिया गया। यानी जिला स्तर पर दावों को खारिज करने की दर लगभग 77% हो गई। यानी कि दावों को खारिज करने की दर साल 2019 से पहले 61% थी और उसमें वन मित्र पोर्टल के उपयोग के बाद लगभग 16% की वृद्धि हुई है। ऐसे में इस पोर्टल की विश्वसनीयता पर सवाल उठ गए हैं। जानकारों के मुताबिक अब यह पोर्टल नए सिरे से दावों को खारिज करने का एक उपकरण बन गया है। अपने दूसरे सेगमेंट एमबीबी पोल में आज हमने मैं भी भारत के यूट्यूब चैनल पर आपसे एक सवाल किया था। वो सवाल था, देश के नेशनल पार्क्स में टाइगर और दूसरे वन्य जीवों के संरक्षण के लिए आदिवासियों को जंगल से बाहर निकलने को मजबूर करना गलत है। ये उन आदिवासियों के कानूनी अधिकारों के हनन के साथ साथ उनके जीने के हक से भी खिलवाड़ है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? इस सवाल के जवाब में 84% लोगों ने माना कि आदिवासी की जिंदगी जंगल से करीब से जुड़ी होती है। वहीं 15% के मुताबिक आदिवासियों को जंगल से बाहर आधुनिक जिंदगी मिलती है। वहीं 1% ने पता नहीं का ऑप्शन चुना। लेकिन हमने ये सवाल क्यों पूछा था? केरल में अनुसूचित जनजाति विभाग ने वन और वन्य जीव विभाग की एक स्वैच्छिक जनजातीय पुनर्वास योजना का कड़ा विरोध किया है। एसटी विभाग ने कहा कि कमजोर आदिवासी समूहों से परामर्श किए बिना ही उन्हें जंगलों से बाहर किया जा रहा है। दरअसल वन विभाग ने रिबिल्ड केरल कार्यक्रम के तहत राज्य में 19 वन प्रभागों और वन्यजीव अभ्यारण्यों में रहने वाले 479 आदिवासी परिवारों का पुनर्वास किया है। इस पर एसटी विभाग ने कहा कि वन विभाग ने वनाधिकार अधिनियम 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। फिलहाल एसटी विभाग ने वन्य जीव विभाग को पुनर्वास योजना को रोकने को कहा है। एसटी विभाग ने कहा, पीवीटीजी, कट्टूनईकर और कुरुमा जनजाति समुदायों के प्रति ये घोर अन्याय है कि उन्हें उनके प्राकृतिक आवास से बाहर स्थानांतरित कर दिया जाए, बिना ये विचार किए कि उनका जीवन जंगल से कितनी निकटता से जुड़ा है। यहाँ तक कि इस तरह के पुनर्वास कार्यक्रम को लागू करते समय आदिवासी पंचायतों से भी सलाह नहीं ली गई है। सिर्फ केरल ही नहीं, देश के कई अन्य राज्यों से भी इस तरह की खबरें आती रही हैं। जब कभी जंगलों और जैव विविधता को बचाने की बात आती है तो आदिवासियों को जंगल से बाहर बसाने पर जोर दिया जाता है। देश के सभी बायोस्फीयर रिजर्व या फिर नेशनल पार्क घोषित किए गए जंगलों में इस तरह की कोशिशें देखने को मिलती हैं। फिर चाहे वो मयूरभंज का सिमलीपाल टाइगर रिजर्व हो या बिहार के पश्चिमी चंपारण का वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट या नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ये समझने की जरूरत है कि आदिवासी के वजूद के लिए जंगल बेहद जरूरी हैं। जंगल उतने ही जरूरी धरती के वजूद के लिए भी हैं। अगर जंगल और जंगल की जैव विविधता खतरे में पड़ती है तो फिर धरती का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। आदिवासी समुदाय पीढ़ियों से इन जंगलों में रहते आए हैं। ये समुदाय बहुत अच्छी तरह से ये जानते हैं कि जंगल की जैव विविधता का संरक्षण कैसे किया जाए। ऐसे में जरूरी है कि जंगल, जंगली जानवर और आदिवासी सभी को बचाया जाए। इनके बीच में आदिवासी पीढ़ियों से संतुलन बनाता रहा है। अपने तीसरे और आखिरी सेगमेंट अस्मिता और अधिकार में आज बात करेंगे महिला शक्ति के बारे में। 8 मार्च यानी बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। ऐसे में आज आपको बताएंगे 2 आदिवासी महिलाओं के बारे में जिन्होंने अपने काम से देश का गौरव बढ़ाया है। झारखंड की उषा किरण कंडुलना पूरे देश में सीएपीएफ में आईजी बनने वाली पहली आदिवासी महिला बन गई हैं। इतना ही नहीं, झारखंड से आदिवासी पुरुष और महिला अधिकारियों में भी
केंद्रीय बल में आईजी रैंक में वो इकलौती हैं। उषा किरण कंडूलना वर्तमान में सीआरपीएफ के कर्नाटक केरल सेक्टर की आईजी हैं। इनके पास लक्षद्वीप का भी प्रभार है। उषा किरण झारखंड की राजधानी रांची के नामकुम थाना क्षेत्र के लोअर डी की मूल निवासी हैं। उषा किरण ने साल 1987 में प्रतियोगी परीक्षा पास कर सीआरपीएफ की नौकरी हासिल की और असिस्टेंट कमांडेंट बनी। वो जम्मू कश्मीर, नागालैंड, बंगाल और झारखंड के नक्सल प्रभावित इलाकों में भी सेवा दे चुकी है। आईजी उषा किरण कंडूलना को सराहनीय सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक के अलावा यूनाइटेड नेशन मेडल और विदेश सेवा मेडल भी मिल चुका है। वहीं आंध्र प्रदेश के एक आदिवासी महिला सरपंच को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान से नवाजा गया है। एलुरु जिले के एक दूर दराज के आदिवासी गांव बुटायागुडेम की सरपंच तेलम वेंकैयम्मा को वर्षा जल संचयन यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग की पहल के लिए उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया गया। नई दिल्ली में केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने उन्हें ये सम्मान दिया। एलुरु के जिला कलेक्टर वाई प्रसन्ना वेंकटेश ने बताया कि उन्होंने क्षेत्र में 5 पानी की टंकियों को बहाल करने के लिए ग्रामीणों को एक साथ लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रकार 10 लाख क्यूबिक मीटर जल भंडारण क्षमता का निर्माण किया गया। इसके अलावा 4 ओवरहेड जल भंडारण टैंक, 6 टैंक विशेष रूप से जानवरों के लिए और 2 चेक बांध गांव में बनाए गए थे। पुरस्कार मिलने पर सरपंच ने कहा कि ये बुट्टायागुडेम के ग्रामीणों के लिए है। उन्होंने खुशी जताई कि अब जिले के एक दूरस्थ गांव बुट्टायागुडेम को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल गई है। और ये था आज का हमारा आदिवासी डेली बुलेटिन। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मिस कॉल दे सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप कोई सुझाव हमें देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मैं भी भारत के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।